हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग एक नए मिशन की ओर चलेंगे। हमारा जो लक्ष्य होगा वो नीट 2024 होगा। वो क्या होगा? वो नीट 2024 होगा। नीट 2024 होगा। इतना ही नहीं, जो हमारी क्लास जारी हो रही है वो एनसीईआरटी के प्रश्नों से है ना, एनसीईआरटी के प्रश्नों से। यानी आज से हम लोग एनसीईआरटी के प्रत्येक प्रश्न को टू द पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है वो नीट 2024 है। आज की जो क्लास होगी है ना, वो पहली क्लास है ना। आज की जो क्लास है वो आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट डे है। और जो आपका जो लेक्चर आने वाला है वो क्लास 11 अध्याय 8 पर आएगा, है ना। इसको बड़े ध्यान से समझना है। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को, एक एक रीच को, एनसीईआरटी के सारे शब्दों को समझते हुए इस भावना से पढ़ेंगे कि अब की बार नीट 2024 में मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सीट हमारी भी होनी चाहिए। चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, लोग एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीएन रामचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। दो चीजें याद रखिए, जीएन रामचंद्रन कौन है? जीएन रामचंद्रन है ना, जीएन रामचंद्रन का संबंध किससे है? आंसर होगा प्रोटीन संरचना से। किससे है? प्रोटीन संरचना से, है ना। जीएन रामचंद्रन का संबंध किससे है? जीएन रामचंद्रन का संबंध प्रोटीन संरचना से है। किससे है? प्रोटीन संरचना से है। जीएन रामचंद्रन का संबंध प्रोटीन संरचना से है। एक पॉइंट तुम्हारा ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। बायोपॉलीमर के संस्थापक थे, ठीक है ना। आगे देखिए, सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलाजन के तिहरी कुंडली संरचना की खोज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट हमारा ये भी बन गया है। इनका संबंध जो था वो प्रोटीन संरचना से था। इन्होंने खोज किसकी की? तो नेचर में प्रकाशित कोलाजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की, है ना। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे देखिए, रामचंद्रन प्लॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रामचंद्रन का संबंध रामचंद्रन प्लॉट से भी है। रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई, है ना। रामचंद्रन का संबंध रामचंद्रन प्लॉट से है। तो रामचंद्रन प्लॉट का संबंध किससे है? प्रोटीन संरचना से है। इस प्रकार यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब रामचंद्रन के प्रयोग से क्या हुआ लिखा है? रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई थी, है ना। यानी रामचंद्रन प्लॉट क्या है, किस प्रकार उसको बेनिफिट मिला, ये सारी बातें लिखी हुई है ना। रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से, है ना, प्रोटीन के बहुलकन के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई थी, है ना। ये रामचंद्रन प्लॉट का पूरा मतलब था। आपका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था, है ना। इनके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामचंद्रन के गणित की प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। यानी इतना सब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कुछ पॉइंट इस प्रकार देखने को मिले जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जहां से क्वेश्चन बन सकता है ना। इनका संबंध जो है वो किससे है? प्रोटीन संरचना से है। चलिए आइए आगे बात शुरू करते हैं। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त की, है ना।
आगे लिखा हुआ है, जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइनस पावलिंग से हुई। ये उनके तो रामचंद्रन के, ठीक है, अल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामचंद्रन के अल्फा और बीटा मॉडल से प्रभावित होने वाले साइंटिस्ट कौन थे, है ना। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए। तो रामचंद्रन से जो पॉइंट बन सकते थे, जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता था, जहां से नीट में क्वेश्चन आने की संभावना थी, वो मैंने आपको बता दी। ये साइंटिस्ट का नाम आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है ना। यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। सही बात है। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकता है। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीव की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। यानी ये सेंटेंस पूरा कहना चाहता है कि कोशिका उपस्थित होगी। अगर कोशिका उपस्थित होगी तो जीव होगा। तो क्या होगा? जीव होगा। अगर कोशिका अनुपस्थित होगी, क्या होगी? अनुपस्थित होगी तो वो निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव होगा। यानी ये पूरे सेंटेंस को मैंने दो बातों से क्लियर कर दिया है ना। अगर कोशिका उपस्थित होगी तो वो जीव कहलाएगा, यदि कोशिका अनुपस्थित होगी तो वो निर्जीव कहलाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जीवधारी हो उसका निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। कोशिका सिद्धांत में ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, भूलना नहीं है ना। कोशिका सिद्धांत में ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीवधारी एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकी कहते हैं, है ना। तो कुछ जीवधारी है ना, कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकी जीव कहते हैं, है ना। जबकि हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव की भी परिभाषा क्लियर हो गई है। एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। यानी आपको जब नीट का पेपर देना है, आपको कोई एग्जाम देना है, आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। चलिए आगे देखो। अब बात करते हैं कोशिका क्या है। हम क्या बात करते हैं? कोशिका क्या है, आइए समझते हैं। कोशिका जीवधारी की यहाँ पे चौक कर सकते हो, है ना। कोशिका जीवधारी की स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीव के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, है ना। कोशिका जो होती है वो स्वतंत्र अस्तित्व यापन रखती है, ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व यापन रखती है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है ना। कोशिका जो होती है ना, वो क्या होती है? जीवधारी की, है ना। कोशिका जीवधारी की स्वतंत्र अस्तित्व यापन होती है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। यानी जो काम एक जीव कर सकता है, वो सारे काम एक कोशिका भी कर सकती है। आगे देखो। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट, ये सारे पॉइंट आपके कोशिका सिद्धांत में क्वेश्चन आके पूछ सकता है, ठीक है।
कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता है। अर्थात इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोशिका के बिना किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते हो, कोशिका के बिना किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते हो। इसी कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है ना। तो कोशिका क्या है? कोशिका, जो कोशिका होती है ना, वो मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है ना। जीव के लिए कोशिका है ना, जीव के लिए कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है ना। इतना स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए है ना। जीव के लिए कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहाँ पे समझो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार, यहाँ लिख लो जीवित, पहली बार जीवित, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया था, और इसका वर्णन किया था। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। अगले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए है ना। आगे देखो, सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, इसके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। तो ऐसे एक पॉइंट आता है सूक्ष्मदर्शी की खोज, बाद में इसके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ये भी पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना है ना, विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका, विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। ये पॉइंट भी तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है ना। आपको मैं एनसीईआरटी के सारे कोर कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के सारे शब्दों को विधिवत तरीके से समझते हुए है ना आगे बढ़ना है हम सभी लोगों को। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोशिका सिद्धांत पर बात करते हैं। मैंने क्या कहा है, जब आपको एग्जाम देना हो, जब आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी हो, जब नीट के एग्जाम का कुछ टाइम बचा हो है ना, तब हमारे लिए ये क्लास एक रामबाण के समान काम करेगी। किसके समान काम करेगी? रामबाण के समान काम करेगी। आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखिए 1838 में जो सन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1838 में जर्मनी के, मैं देखना मैं एक साइंटिस्ट को ब्लैक से दर्शाऊंगा, दूसरे को दूसरे कलर से। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। नाम क्या था? मैथियस स्लाइडेन। कौन थे? मैथियस स्लाइडेन। तो स्लाइडेन पर आपको तीन बातें यहां से याद रखनी है। स्लाइडेन पर आपको तीन बातें यहां से याद रखनी है। स्लाइडेन वनस्पति थे, जर्मनी के निवासी थे और इनका संबंध जो है 1838 से है। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे पौधों पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है? पौधों के है ना, पौधों के अध्ययन, पौधों के अध्ययन, पौधों के अध्ययन के बाद पाया, पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक है ना, ऊतक का निर्माण करते हैं। एक काम करो, मैं इसको रेखा से दर्शा देता हूं, ठीक है ना, रेखा से दर्शा देता हूं। आइए है ना, यहां से देखिए, बैक करो यहां से, आइए यहां से देखो, ठीक है ना। स्लाइडेन ने बहुत सारे है ना, बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे
विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी स्लाइडेन ऊतक के विषय में बात कौन कर रहे थे? स्लाइडेन कर रहे थे। और क्या बताया? उन्होंने बताया पौधे जो होते हैं वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन कोशिकाओं के समूह को उन्होंने कहा। तो ऊतक से संबंध जो है वो किससे है? स्लाइडेन से है। ये बात याद रखना, ठीक है। अगले साइंटिस्ट आ गए हैं कौन? अब देखो 1839, याद रखना, कलर मैंने चेंज कर दिया है जिससे आपको डाउट ना हो, ठीक है। अगले साइंटिस्ट आ चुके हैं जिनका संबंध है 1839 में, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे? ब्रिटिश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटिश के निवासी थे। कौन थे? प्राणी वैज्ञानिक थे, वो वनस्पतिज्ञ थे। ये कौन थे? प्राणी वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? प्राणी वैज्ञानिक थे। ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। इनका नाम क्या था? इनका नाम था थियोडोर स्वान। इनका नाम क्या था? थियोडोर स्वान, भूलना नहीं। इनका नाम क्या था? थियोडोर स्वान। तो इन पर भी आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे देखो इन्होंने क्या किया? जंतु कोशिकाओं, बहुत ध्यान सुनना, जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीव द्रव्य झिल्ली का संबंध किससे है? आप कहोगे स्वान से है। ऊतक का संबंध किससे है? स्लाइडेन से है। पौधों का संबंध किससे है? स्लाइडेन से है। जंतुओं का संबंध किससे है? स्वान से है। एक एक पॉइंट दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा? इस, है ना, इस वैज्ञानिक मतलब स्वान ने, ठीक है ना। इस वैज्ञानिक ने, है ना, इस वैज्ञानिक ने, है ना, पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका झिल्ली का संबंध किससे था? स्वान से था। कोशिका भित्ति का संबंध किससे है? स्वान से है। याद रखना भूलना, कोशिका झिल्ली का भी संबंध स्वान से है और कोशिका भित्ति का भी संबंध स्वान से है, ठीक है। जो इसकी विशेषता है, उपयुक्त आधार पर, है ना। अब मैं करेक्शन कर देता हूं, अगला कॉन्सेप्ट आ गया है ना, अगला कॉन्सेप्ट आ गया है ना। चलिए, उपयुक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणी और वनस्पति का से, एक काम करो, स्वान की बात हुई वही कर रखो, है ना। हाँ ठीक है, वही रखो। चलो देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ इससे आपको डाउट खत्म हो जाए। ये देखो, है ना, क्या हुआ? स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणी और वनस्पतियों का शरीर कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बताया? प्राणी और वनस्पतियों का शरीर कोशिका और उसके उत्पाद, ये बात बहुत आती है, कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना है। जरा बताइए, ये पूरा पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है, आपको हमारी क्लास बेहतर लग रही है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो दोनों साइंटिस्ट की एक साथ बात हो रही है ना, मैंने कलर चेंज कर दिया है अपना, स्लाइडेन और स्वान, है ना, स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेरी गुड, मैंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया था। अगर कोई क्वेश्चन करता है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सिर्फ आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आंसर होगा स्लाइडेन व स्वान। यद्यपि यह सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कमी नहीं, इनका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान का, ठीक है। इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाएं का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये एक इनके सिद्धांत की बुराई थी, है ना। असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये बात नहीं बता पाए। आइए आगे देखते हैं।
फिर क्या हुआ, फिर एक अगले साइंटिस्ट आए, है ना, फिर एक अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रडोल्फ विर्चो। क्या नाम है, रडोल्फ विर्चो, भूलना नहीं, साइंटिस्ट का नाम क्या है, रडोल्फ विर्चो, साइंटिस्ट का नाम क्या है, रडोल्फ विर्चो, भूलना नहीं है, टू द पॉइंट याद रखना। इनका ईयर जो है 1855, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनका जो सन है वो कितना है, 1855 है, वो कितना है, 1855 है। स्पष्ट किया कि कोशिका, देखो क्या बताया, कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है ना। कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है और जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से बनती है, ऐसा बताया। और इनके इस सिद्धांत को क्या कहा गया, इस सिद्धांत को ओमनेस 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 ईस ओमनेस सेलुल ई सेलुला, ओमनेस सेलुल ई सेलुला कहा गया। क्या कहा गया, ओमनेस सेलुल ई सेलुला कहा गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब रडोल्फ विर्चो ने, है ना, इन्होंने मतलब रडोल्फ विर्चो ने, है ना, इन्होंने मतलब रडोल्फ विर्चो ने क्या किया, स्लाइडेन व स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत दिया, नया कोशिका सिद्धांत दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन व स्वान ने, ठीक है ना, सॉरी रडोल्फ विर्चो ने, है ना, बात को समझिए, नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रडोल्फ विर्चो ने, है ना। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर, क्योंकि इनमें कमी थी ना, उस कमी को सुधारा और क्या किया, नया कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। किसने, रडोल्फ विर्चो ने। आइए वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य से कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित है। कोशिका सिद्धांत क्या बताना चाहता है, कोशिका सिद्धांत पहले पॉइंट ये बताएगा, दूसरा पॉइंट ये बताएगा। क्या बताएगा, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। बताइए इस बात को किसने बताया था, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इस बात को भी किसने कहा था। दोनों बातों को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने यहां से एक क्विज बना दी, याद रखना, मैंने एक यहां से क्विज बना दी और मैंने आपको पढ़ाया भी है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य के गाल की कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। इसकी संरचना का स्मरण करें, याद करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपिक पादप कोशिका है, इसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। तो बस यहाँ से एक पॉइंट निकलता है, पादप कोशिका, जो पादप कोशिका होती है, जो पादप कोशिका होती है, ये भी पॉइंट तुमको आने चाहिए। एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट बन रहा है, जो क्वेश्चन बन रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पादप कोशिका में क्या होता है, बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ये तुमने क्या सीखा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट। आइए आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन के बाहर की तरफ केवल, अब देखो यहाँ पर मनुष्य के गाल की बात कर रहा है। मनुष्य के गाल का मतलब हो गया जंतु कोशिका। मनुष्य के गाल का मतलब क्या हो गया, जंतु कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है ना, क्या दिखाई पड़ती है, एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली को एनसीईआरटी ने क्या कहा था, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा था। क्या कहा था, कोशिका झिल्ली। तो एनसीईआरटी कहती है जंतुओं में, मनुष्य की गाल का मतलब क्या हुआ, जंतुओं में, है ना। जंतुओं में क्या होता है, बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना मिलती है, दिखाई पड़ती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कोशिका झिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ, कोशिका झिल्ली। अर्थात
पादपों में कोशिका भित्ति होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आइए आगे बात करते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। एक बात सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा, सुनना बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक कोशिका, क्या लिखा है उन्होंने, प्रत्येक कोशिका, है ना, प्रत्येक कोशिका, है ना। अब ये प्रत्येक कोशिका का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रत्येक कोशिका का मतलब है, प्रत्येक कोशिका का मतलब है यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। प्रत्येक कोशिका का मतलब क्या है यहाँ पर, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिका का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका ना, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक सेल या कोशिका, चलो सेल लिख लो, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब इसको समझो बहुत ध्यान से, है ना, ये अपनी किताब में, कॉपी में, है ना, नोट कर सकते हो। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है ना, अब ले सकते हो प्रत्येक, है ना, क्या ले सकते हो प्रत्येक, है ना, क्या ले सकते हो प्रत्येक, चलिए प्रत्येक, यहाँ पे लिखो प्रत्येक, क्या लिखोगे प्रत्येक, प्रत्येक, क्या लिखोगे प्रत्येक। तो प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में, है ना, अब याद रखना, प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में, है ना, प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो प्रत्येक यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो यूकैरियोटिक, प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या रहता है, केंद्रक। केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे जो क्या लिखा हुआ है, इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगर कोई पूछे केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए, हुआ कि नहीं हुआ। केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब आगे देखो, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, देखो लिखा है ना, लिख दिया उसने, लिखेगी एनसीईआरटी। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, नोटिस करना, नहीं मिलता है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बोलिए, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। मैं आपके बार बार कह रहा हूं, कॉपी किताब में कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी एग्जाम दीजिए तो इस क्लास को पढ़िए, फिर में एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। आइए देखिए, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक, समझो बहुत ध्यान से, है ना। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतल व्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात याद रखना, कोशिका द्रव्य तुमको प्रत्येक कोशिका मिलेगा, है ना, प्रत्येक कोशिका में मिलेगा, चाहे वो कोशिका यूकैरियोटिक हो या वो प्रोकैरियोटिक हो, है ना। तो इसमें क्या मिलता है, कोशिका द्रव्य मिलता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य मिलता है। दोनों, अब देखना, दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में, है ना, दोनों मतलब पादप व जंतु कोशिकाओं में, पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है ना। वैसे इसको ऐसे याद करो, ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा, समझने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखो, कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है ना। अगर पूछा जाए, पहली बात, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य मिलता है, इतनी बातें हुई। इसके बाद फिर क्या है कि कोशिकीय क्रियाओं हेतु, नोटिस करना बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है ना। इतना लंबा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ना है। कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है, बस
कृष्णायत के लिए कोशिकीय क्रियाओं हेतु जो प्रमुख स्थल है वो क्या है, वो तुम्हारा कोशिका द्रव्य है। वो क्या है, वो तुम्हारा कोशिका द्रव्य है। आगे आइए, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कोशिका है ना, यहां से क्वेश्चन करता हूं, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी सभी है ना रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती हैं। बस कोशिका द्रव्य पर दो बातें याद रखो, बल्कि तीन बातें याद रखो। कोशिका द्रव्य चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य में कोशिकीय क्रियाओं हेतु महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल है। और तीसरी बात तुमको याद रखनी है, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती हैं। बस इससे बाहर कोशिका द्रव्य पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही से तुमको एग्जामिनर घुमा देता है। आइए, यूकैरियोटिक कोशिका का कॉन्सेप्ट समझो भैया। यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ और भी होता है। क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना, मैं क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक तो होता ही होता है ना, केंद्रक तो होता ही होता है, एक तो केंद्रक होता है और क्या होता है, अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं, जैसे है ना अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कोशिकांग कहलाती हैं। आगे देखिए कौन है, एग्जाम्पल क्या कह दिया गया, अंतर प्रतिद्वय जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ये हो गया है ना, कनेक्शन कर देता हूं। दूसरा क्या है, सूत्रकणिका जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या है, सूक्ष्मकाय जिसको बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। तीसरा कौन है, गोल्जी सामेसी, क्या है, गोल्जी सामेसी। अगला क्या है, लयनकाय जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। और एक आपका और है रसधानी, क्या है, रसधानी। आगे देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तुम्हारी यूकैरियोटिक हो या तुम्हारी प्रोकैरियोटिक हो, है ना, चाहे तुम्हारी यूकैरियोटिक हो या तुम्हारी प्रोकैरियोटिक हो, दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। ये बात याद रखना, अर्थात चाहे तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिका हो या तुम्हारी प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, कोशिका के भीतर राइबोसोम। अब देखो अगला पॉइंट, कोशिका के भीतर है ना, कोशिका के भीतर राइबोसोम कहाँ मिलते हैं, देखो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, हरित लवक में मिलते हैं। ये कहाँ होता है, हरित लवक पौधों में पाया जाता है। और कहाँ मिलते हैं, सूत्रकणिका में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, खुरदरी अंतःप्रतिद्वयी जालिका में मिलते हैं, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कोशिका में राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एक तो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, दूसरे तुमको हरित लवक में मिलते हैं, तीसरे तुमको माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्रकणिका में मिलते हैं, और अगले आपको खुरदरी अंतःप्रतिद्वयी जालिका में मिलते हैं। आगे आइए, जंतु कोशिका में अगर बात कीजिए, जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक व अन्य अंगक मिलते हैं, है ना, जो कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है, याद रखनी है कि जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक मिलता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। बस, है ना, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित अंगक कौन मिलता है, तारक केंद्रक मिलता है ना, जो किसमें हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे लिखा है कोशिकाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डाउट होता है क्वेश्चन ये, है ना, ये क्वेश्चन बहुत डाउट होता है। कोशिकाएं माप व आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है ना। ये स्टेटमेंट कई बार आ जाता है कि बताइए कोशिकाएं आपस में समान होती हैं, आंसर में नहीं, कोशिकाएं माप, आकार और कार्य में भिन्न होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा है। इसकी माप कितनी है,
0.3 माइक्रोमीटर है। इसके बाद है ना, इसके बाद जीवाणु जो है ना, जीवाणु जो है ना, बैक्टीरिया, इसकी माप कितनी है, 3 से 5 माइक्रोमीटर है। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कणिका का व्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका मनुष्य की आरबीसी का व्यास कितना है, 7.0 माइक्रोमीटर, 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है ना। अगर आगे देखा जाए तो जो तंत्रिका कोशिका है, कौन है, तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछे तो क्या बताना है, तंत्रिका कोशिका। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभीय, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य, याद रखना, कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न होता है। तो कोशिकाओं का जो रूप होता है उनके कार्य के अनुसार होता है। कोशिकाओं की जो संरचनाएं होती है उनके कार्य के अनुसार होती है ना, कार्य के अनुसार होती है, कार्य के अनुसार होती है ना। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोगों का जो मिशन है, एनसीईआरटी के प्रश्नों से सारे कोर कॉन्सेप्टों को निकाल के एनसीईआरटी 2024 में एक सीट मेडिकल कॉलेज के अंदर जरूर लेनी है। ये एक लक्ष्य बना लो, एक मिशन बना लो और एक तन, मन और पूरे लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।